पिछले कुछ सालों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स ने एक स्टार्क रियलिटी दिखा दी है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑयल प्राइसेस रफली 50% तक स्पाइक हुए और एलएनजी प्राइसेस कुछ फेजेस में 70% से भी ज़्यादा ऊपर चले गए। ये सिर्फ चार्ट्स की वॉलेटिलिटी नहीं है, ये डायरेक्टली पावर कॉस्ट्स, इंडस्ट्रियल मार्जिन्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। अब यही एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखो। जर्मनी ने न्यूक्लियर फेज आउट करके रिन्यूएबल पर हैवी रिलायंस बिल्ड किया, लेकिन जब विंड जनरेशन डिप होता है और सोलर आउटपुट लो रहता है तो उन्हें नेबरिंग कंट्रीज से पावर इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसका इम्पैक्ट क्या है? ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख रहा है, जहां स्टील, केमिकल्स और सेरेमिक्स जैसे इंडस्ट्रीज कॉस्ट प्रेशर के चलते स्लो डाउन और ले ऑफ्स फेस कर रही हैं। एनर्जी रिलायबिलिटी यहाँ एक मैक्रो वेरिएबल बन चुका है। दूसरी तरफ इंडिया और चाइना एक डिफरेंट प्लेबुक फॉलो कर रहे हैं। अगले 10 से 15 सालों में 80 से 100 नए कोल बेस्ड पावर प्लांट्स ऐड करने की प्लानिंग है। रीजन सिंपल है, जब एलएनजी 70% स्पाइक करता है और शिपिंग डिलेज के साथ इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ते हैं तो इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड पावर अनप्रेडिक्टेबल और एक्सपेंसिव हो जाता है। कोल यहाँ एक स्टेबल और कंट्रोलेबल ऑप्शन बनकर आता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये शिफ्ट क्लियरली विजिबल है। इजराइल ईरान टेंशन्स के बीच गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन रैंप अप करने पर फोकस बढ़ाया है। साथ ही एलपीजी इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई किए जा रहे हैं और रशियन ऑयल जैसे ऑल्टरनेटिव चैनल्स एक्टिवली यूज हो रहे हैं ताकि कॉस्ट स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो कोर क्वेश्चन ये है कि जब ग्लोबल एनर्जी इतनी वॉलेटाइल हो तो कैसे इंश्योर किया जाए कि पावर रिलायबल रहे और इंडस्ट्री रुक ना जाए? Well, the answer is coal. And why will it be the king, especially इंडिया में जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस फाइनली खत्म होता है? यही समझेंगे हम आज की वीडियो में। हम आज 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, इंडिया की इकोनॉमी कोल पर इतनी डिपेंडेंट क्यों है और ये डिपेंडेंसी क्यों खत्म होने वाली नहीं है। दूसरा, इंडिया ने अपनी कोल सप्लाई को सिक्योर करने के लिए क्या 3 टियर फोर्ट्रेस बनाया है जो किसी भी डिसरप्शन में ग्रिड को स्टेबल रखता है। और तीसरा, और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोल इंडिया लिमिटेड की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है और वो एक प्योर कोल कंपनी से एनर्जी कंपनी में कैसे इवॉल्व हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंडिया के एनर्जी स्टोरी को गौर से देखोगे तो एक अनकंफर्टेबल रियलिटी सामने आती है। क्लीन एनर्जी हेडलाइंस जितनी भी लाउड क्यों ना हो, ग्राउंड रियलिटी अभी भी कोल ड्रिवन है। आज भी इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का रफली 75% कोल से आता है और FY25 में भी थर्मल पावर का शेयर लगभग 73% के आसपास रहा, इंडिकेटिंग दैट दिस इज स्टिल द बैकबोन। इसके ऊपर पूरा पावर ग्रिड खड़ा है। यहाँ एक सिंपल बात समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का कोल डिपेंडेंस सिर्फ आदत या लेगेसी इशू नहीं है, ये प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। जब आप एक ऐसी इकोनॉमी को जो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज कर रही है, जहां पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी भी डेवलप्ड मार्केट से काफ़ी नीचे है, वहां आपको बेस लोड पावर यानी कि कंटिन्यूस मिनिमम पावर सप्लाई चाहिए होती है जो 24 घंटे प्रिडिक्टेबल हो। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में फास्ट पेस पर एक्सपैंड तो हो रही है, लेकिन इस ट्रांजिशन का एक प्रैक्टिकल साइड भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोलर और विंड का नेचर इंटरमिटेंट होता है। सोलर जनरेशन सनसेट के बाद 0 हो जाता है और विंड आउटपुट भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सप्लाई हर वक्त कंसिस्टेंट रहेगी। यहीं पर कोल का रोल क्लियरली समझ आता है। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स ग्रिड को कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल सप्लाई देते हैं जो रिन्यूएबल फ्लक्चुएशंस को बैलेंस करते हैं। जब रिन्यूएबल आउटपुट डिप होता है तो कोल जनरेशन उस गैप को फिल करता है और जब रिन्यूएबल आउटपुट हाई होता है तब कोल प्लांट्स अपना लोड एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन ही ग्रिड स्टेबिलिटी का कोर है। इंडिया का अप्रोच यहाँ बाइनरी नहीं है जहाँ एक सोर्स को रिप्लेस करके दूसरा लाया जा रहा हो। ये एक पैरेलल बिल्ड है जहाँ रिन्यूएबल स्केल हो रहा है, लेकिन कोल इंश्योर कर रहा है कि ये ट्रांजिशन के दौरान कोई डिसरप्शन ना आए, स्पेशली पीक डिमांड के पीरियड्स में जब कंजम्पशन हाई होता है और रिन्यूएबल आउटपुट अनसर्टेन हो सकता है। इसलिए रिन्यूएबल्स और कोल को ऑपोजिट फोर्सेस की तरह देखना गलत होगा। करंट फेज में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। रिन्यूएबल्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कोल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रिलायबिलिटी इंश्योर कर रहा है, जिससे इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन स्मूथ और कंट्रोल तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। अब इसको थोड़ा और डीप लेवल पे समझते हैं। कोल का रोल सिर्फ पावर सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के कोर सेक्टर जैसे स्टील और सीमेंट डायरेक्टली कोल पे डिपेंडेंट है। स्टील प्रोडक्शन में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस हेविली कोल बेस्ड है।
सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जहां कंटिन्यूस हीट रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों सेक्टर्स इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का कोर इंजन है। अगर आप रोड्स, रेलवेज, हाउसिंग, केपेक्स साइकिल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन की बात करते हो तो इनडायरेक्टली आप कोल डिमांड की बात कर रहे हो। इसलिए जब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट करता है तो कोल कंजम्पशन ऑटोमेटिकली उसके साथ मूव करता है। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक एंगल पे, जो इन्वेस्टर्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चलते लिटरली एक एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। और रीसेंट हिस्ट्री एक क्लियर लेसन देती है। 2022 रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम ग्लोबल कोल मार्केट शार्पली डिसरप्ट हुआ था। इंडिया में डोमेस्टिक ई ऑक्शन प्रीमियम्स जो कोल इंडिया के बेस प्राइस के ऊपर इंडस्ट्रीज पे करती है, FY23 के सेकेंड क्वार्टर में 329% तक स्पाइक हो गए थे। आज ये प्रीमियम नॉर्मलाइज होकर रफली 55 to 65% के रेंज में आ गए हैं, लेकिन रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस फिर से ऊपर जाते हैं तो डोमेस्टिक ऑक्शन कॉस्ट पर प्रेशर वापस आ सकता है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर इंडिया ने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि इंपोर्टेड फ्यूल पे ओवर डिपेंडेंस अवॉइड करनी है। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 2026 तक थर्मल कोल इंपोर्ट्स जो पावर जनरेशन में यूज़ होता है उसे रफली 30% तक कम किया जाए और उसकी जगह डोमेस्टिक कोल से डिमांड फुलफिल की जाए। और ये पुश तब आ रहा है जब कंट्री कोल फायर्ड कैपेसिटी को 97 गीगावाट से बढ़ाकर 2034-35 तक 307 गीगावाट तक ले जाने की प्लानिंग भी कर रही है। बट होल्ड ऑन, ये टारगेट सिर्फ एनवायरमेंटल पोजीशनिंग के लिए नहीं है, इसके पीछे एक हार्ड इकोनॉमिक लॉजिक है। इंटरनेशनल कोल प्राइसेस एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहे हैं, स्पेशली जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं या सप्लाई चेन डिसरप्शंस होती हैं। अगर आपका पावर सेक्टर इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंट है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ग्लोबल प्राइस स्विंग्स के साथ फ्लक्चुएट करेगी। ये डायरेक्टली डिस्कॉम्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फाइनेंसेस, इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर और इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करता है। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इंक्रीज करके इंडिया एक्चुअली अपने आप को इस वॉलेटिलिटी से शील्ड कर सकता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक और लेयर है जो धीरे धीरे विजिबल हो रहा है। डोमेस्टिक माइनिंग इकोसिस्टम को स्केल अप करना, मतलब लॉजिस्टिक्स, रेल कनेक्टिविटी, माइनिंग इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग कंपनीज और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सबका एक्सपेंशन। ये एक आइसोलेटेड सेक्टर स्टोरी नहीं है, ये एक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है जहाँ कोल एक एंकर की तरह काम आ रहा है। तो जब हम कहते हैं कोल अभी भी किंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिन्यूएबल्स इररेलेवेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के करंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कोल एक फाउंडेशनल लेयर है जिसके बिना बाकी लेयर स्टेबल नहीं रहती हैं। और जब तक ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, कोल की रेलेवेंस खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करेगी कि इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन किस स्पेस पर और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इसलिए फोकस सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने पर नहीं है, रियल फोकस ये है कि सप्लाई चेन कभी ब्रेक ना हो, क्योंकि पावर सिस्टम बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसा होता है, प्लग निकाला और तुरंत पूरा सिस्टम बंद। और इसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया ने अपने कोल एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए एक 3 टियर सिस्टम बिल्ड किया है जो किसी भी डिसरप्शन के टाइम पर ग्रिड को कंटिन्यूसली चलाए रखता है। सिंपल टर्म्स में समझो तो इंडिया ने कोल सप्लाई को एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रखा है। इनफैक्ट इसको 3 लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि किसी भी पॉइंट पे डिसरप्शन आए तो सिस्टम कोलैप्स ना हो। सबसे पहला लेवल है पिट हेड स्टॉक्स, यानी माइंस के पास ही जो कोल रेडी पड़ा होता है। FY25 के एंड तक ये स्टॉक रफली 106 मिलियन टन से बढ़कर 125 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है। ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रफली 4 महीने के प्रोडक्शन के बराबर का बफर क्रिएट करता है। मतलब अगर कल से माइनिंग टेम्परेरीली स्लो भी हो जाए तो भी सिस्टम इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा लेयर है थर्मल पावर प्लांट्स। यहाँ अराउंड 53 मिलियन टन का स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है जो रफली 20 से 23 दिन का कंजम्पशन कवर करता है। ये क्रिटिकल बफर है क्योंकि पावर प्लांट्स को कंटिन्यूस फ्यूल चाहिए होता है। अगर ये बफर नहीं हो तो एक छोटा लॉजिस्टिक्स इशू भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा लेयर इन ट्रांजिट कोल जो लगभग 5 से 12 मिलियन टन के बीच कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इसका रोल फ्लेक्सिबिलिटी का है। अगर किसी स्पेसिफिक रीजन में डिमांड स्पाइक आता है या शॉर्टेज डेवलप होती है तो ये मूविंग इन्वेंट्री इमीडिएटली डाइवर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ एक और चीज़ ऐड करो जो और पावरफुल है। इंडिया सिर्फ एक्सट्रैक्टेड कोल पे डिपेंड नहीं करता बल्कि अराउंड 60 मिलियन टन का एक्सपोज्ड इन सिटू कोल भी मेंटेन करता है।
इसका मतलब ये कोल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड और एक्सेस रेडी है, बस उसको निकालना है। नॉर्मली नए माइनिंग एरियाज डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ वो डिले एलिमिनेट हो जाता है। डिमांड स्पाइक आया, एक्सट्रैक्शन इमीडिएटली रैंप अप किया जा सकता है, यानी कि थिंग्स आर डायनेमिक। एलोकेशन रिजिड कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता, बल्कि ई ऑक्शन बेस्ड मैकेनिज्म से होता है, जहां रियल टाइम डिमांड के हिसाब से कोल डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर किसी रीजन में सडन शॉर्टेज डेवलप होती है तो सप्लाई वहां रीडायरेक्ट की जा सकती है विदाउट ब्यूरोक्रेटिक डिले। और ये जो पूरा सिस्टम है ये नेचुरली कैपिटल इंटेंसिव है। इसको सस्टेन करने के लिए हर साल रफली 17,000 करोड़ का केपेक्स डिप्लॉय हो रहा है, जो माइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने, रेलवे लॉजिस्टिक्स स्ट्रेंथन करने और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में लग रहा है। ये स्पेंडिंग रिएक्टिव नहीं है, ये एक डेलिबरेट कैपेसिटी बिल्ड है जो फ्यूचर डिमांड को अब्जॉर्ब करने के लिए आज से ग्राउंड वर्क कर रहा है। इसका रिजल्ट नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। इंडिया FY25 में रफली 781 मिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस कर चुका है और FY26 के लिए टारगेट 875 मिलियन टन्स का है, जो क्लोज टू 12% ग्रोथ इंप्लाई करता है। ये इंक्रीज सिर्फ डिमांड मीट करने के लिए नहीं है, बल्कि स्केल के थ्रू पर यूनिट कॉस्ट को नीचे लाने के लिए भी है, ताकि पावर अफोर्डेबल रहे और इकोनॉमिक सस्टेनेबल बने। अब इस पूरी स्टोरी का सेंट्रल प्लेयर कौन है, ये समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन का रफली 80% एक ही कंपनी कंट्रोल करती है, कोल इंडिया लिमिटेड। इतनी स्केल किसी भी ग्लोबल पेयर के पास नहीं है और यही स्केल क्राइसिस के टाइम पर रियल एडवांटेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। इंटरनेशनल कोल मार्केट्स में जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं, प्राइसेस शार्पली स्पाइक करते हैं क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंड हो जाती है। लेकिन इंडिया के केस में कोल इंडिया अपने ई ऑक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्राइसिंग को डिसिप्लिन रखता है। बेंचमार्क प्राइसेस करंटली रफली 2500 पर टन के आसपास मेंटेन्ड हैं, जिससे स्पेकुलेटिव स्पाइक्स कंट्रोल में रहते हैं और पावर जनरेशन कॉस्ट स्टेबल रहती है। ये स्टेबिलिटी डायरेक्टली कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स दोनों को प्रोटेक्ट करती है। हालांकि अगर 2022 जैसा एनर्जी शॉक आता है तो ये प्राइसेस बेंचमार्क प्राइसेस से बढ़ भी सकती है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिलता है। कोल इंडिया सिर्फ कोल तक लिमिटेड रहने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली अपने आप को एनर्जी कंपनी में ट्रांजिशन कर रही है। कंपनी ने 3000 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन का टारगेट सेट किया है, जो स्केल के हिसाब से काफी मीनिंगफुल है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए डेडिकेटेड रिन्यूएबल सब्सिडीज बनाई गई है, जैसे CIL नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड और CIL सोलर PV लिमिटेड, और राजस्थान में एक JV स्ट्रक्चर के थ्रू प्रेजेंस बिल्ड किया गया है। साथ ही सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड और CMPDIL के थ्रू इन हाउस कैपेबिलिटी डेवलप की गई है, जहां एक स्पेशलाइज सोलर वर्टिकल और ट्रेन्ड मैन पावर एक्टिवली प्रोजेक्ट्स डिजाइन और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा एंगल और भी प्रैक्टिकल है। कोल माइनिंग के बाद जो लैंड एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसको आइडल छोड़ने की बजाय CIL उनको रिन्यूएबल एसेट्स में कन्वर्ट करने पर काम कर रहा है। सोलर पावर्ड पंप स्टोरेज जैसे मॉडल्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जिससे ये लैंड एनर्जी स्टोरेज और जनरेशन दोनों के लिए यूज हो सके। इससे एक तरफ एसेट यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है और दूसरी तरफ रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को सपोर्ट मिलता है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का एक और क्रिटिकल पीस है लिथियम एंड अदर स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। EV बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए ये रॉ मटेरियल्स एसेंशियल हैं। इसको ध्यान में रखते हुए CIL ने FY24 में एक डेडिकेटेड वर्टिकल क्रिएट किया है और ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे रीजन्स में लिथियम एसेट्स इवैल्यूएट कर रहा है। अर्जेंटीना में लिथियम ब्राइन प्रोजेक्ट्स के लिए ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस भी इनिशिएट किया गया है। साथ ही कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कोल ऑपरेशंस को भी क्लीनर बनाने पर फोकस कर रही है। कोल बेड मीथेन और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जैसे टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है, जिससे डीप रिजर्व्स को एफिशिएंटली यूज किया जा सके और एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हो। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन या UCG कोल को डायरेक्टली अंडरग्राउंड ही सिन गैस में कन्वर्ट करता है, जिसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स होता है। ये अप्रोच स्पेशली उन डीप रिजर्व्स के लिए रेलेवेंट है जो 300 मीटर से ज्यादा डेप्थ पर होते हैं, जहाँ ट्रेडिशनल माइनिंग डिफिकल्ट, रिस्की और एक्सपेंसिव हो जाती है। UCG इन रिजर्व्स को प्रोडक्टिव बना देता है बिना उन्हें फिजिकली एक्सट्रैक्ट किए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्ट और सेफ्टी पर दिखता है। डीप माइनिंग में हैवी इक्विपमेंट, वेंटिलेशन और मैन पावर की ज़रूरत होती है, जो कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। UCG इन सब को बाईपास करता है क्योंकि एनर्जी एक्सट्रैक्शन इन सिट्यू होती है। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है और वर्कर्स को अंडरग्राउंड भेजने की नीड रिड्यूस होने से सेफ्टी रिस्क भी लोअर हो जाते हैं।
सिनगैस का यूज भी काफी वर्सेटाइल है। ये पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स में यूज हो सकता है, जिससे इंडिया की मीथेनॉल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। इस तरह यूसीजी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को भी सपोर्ट करता है। इंडिया में इस डायरेक्शन में काम कोल इंडिया लिमिटेड लीड कर रहा है, जहां इसकी सब्सिडरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड झारखंड के कस्ता वेस्ट ब्लॉक में यूसीजी का पायलट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है, ताकि इस टेक्नोलॉजी को इंडियन जियो माइनिंग कंडीशंस के लिए वायबल बनाया जा सके। तो अगर आप पूरी पिक्चर देखो तो ये सिर्फ माइनिंग इंक्रीज करने की कहानी नहीं है, ये प्रोडक्शन, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी का कोऑर्डिनेटेड बिल्ड है, जहां हर कंपोनेंट एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है। इसलिए जब इंडिया इंपोर्ट रिडक्शन की बात करता है, वो एक आइसोलेटेड डिसीजन नहीं होता, बल्कि एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन का नेचुरल आउटकम होता है, जहां पूरा इकोसिस्टम अलाइंड है। स्पेशली जब हम एक ऐसे समर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पीक पावर डिमांड 270 गीगावाट्स तक पहुंच सकती है, जो स्पेन के टोटल कैपेसिटी का लगभग डबल है। तब एनर्जी रिलायबिलिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं रहता है, ये रियल टाइम रिक्वायरमेंट बन जाता है। इस डिमांड को मीट करने के लिए इंडिया को कोल पर ही रिलाई करना पड़ेगा, और करंटली लगभग 3 महीने का कोल स्टॉक अवेलेबल है, जिसमें कुछ रिजर्व स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेस के लिए ईयरमार्क्ड है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखो तो नेचुरल गैस शॉर्टेज की वजह से काफ़ी कंट्रीज कोल की तरफ शिफ्ट कर रही है, जिससे प्राइसेस मल्टी ईयर हाईज तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बीच इंडिया रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में खड़ा है, क्योंकि उसने अपनी डोमेस्टिक कोल कैपेबिलिटी को स्केल किया है। तो अब सवाल सिंपल है, क्या इंडिया का ये अप्रोच, जहां डोमेस्टिक कोल को स्ट्रेंथन करते हुए रिन्यूएबल को पैरेलल बिल्ड किया जा रहा है, स्पेशली वेस्ट एशिया जैसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक प्रैक्टिकल टेम्पलेट बन सकता है? आपका व्यू क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.